Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of the classical mechanics, and this is our first lecture. In this we will talk about the second chapter of the classical mechanics by Marions. तो हमारा जो फर्स्ट इसमें टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल मोशन। तो काइनेमेटिक्स क्या है? ये काइना एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब है मोशन। और अगर हम बात करते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जितनी भी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, तो हम उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब जैसे ये मूव करता है तो हम इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वेरिएबल एसोसिएट करते हैं, जैसे अगर हमने इसकी पोजीशन को बताना है तो हम इसको x लिखते हैं। अगर इसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि क्या होता है dx, और इस तरीके से dx बाई dt, यानी टाइम के साथ अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही हो तो हम इसको dx ओवर dt यानी वेलोसिटी। तो कहते हैं टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स डायनामिक्स, यानी टाइम के साथ जो इसकी एवोल्यूशन होती है। वी नीड टू नो टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज़ मॉडलिंग ऑफ ए फिजिकल सिस्टम, कि हमने क्या करना है, उसकी मॉडलिंग करनी है। एंड जो सेकंड है हमारे पास कि एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम विद टाइम, कि टाइम के साथ ये सिस्टम कैसे हो रहा है। पहले ये मॉडलिंग क्या होती है कि आप जैसे भी आपके पास कोई फिनोमेना हो रहा है तो आप उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, और मैथमेटिकल इक्वेशन से कुछ स्कर्टेन करते हैं। जैसे हम नीचे मॉडल करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे हम मॉडलिंग करते हैं किसी भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को। आपके पास जो भी चीज़ आउटपुट हो रही होती है आपको इस मैथमेटिकल इक्वेशन से शो हो रही होती है, तो हम इसको कहते हैं मॉडलिंग। और एक एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम विद टाइम, की टाइम के साथ जो क्वांटिटीज़ चेंज हो रही होती है, कैसे हम अपने फिजिकल जो सिस्टम जो उसको मॉडल किया होता है कैसे वो टाइम के साथ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो है इस पे थोड़ी बात करेंगे। अब यहाँ पे हम है हमारे पास है कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद एनी वेरिएबल। हाँ जी, के वेरिएबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x, y एंड z से। तो एंड फॉर एवोल्यूशन वी सीक फॉर देयर टाइम डेरिवेटिव्स एज these ideas borrowed from मैथमेटिक्स, कि जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो ज़ाहिर बात है मैथमेटिक्स से आता है। अब हमारे पास क्योंकि ये जो चैप्टर है बेस करता है न्यूटन्स लॉज पे, तो हम न्यूटन्स लॉ को देख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉज क्या हैं। इसकी ये जो न्यूटन्स लॉ है ये फंडामेंटल लॉ जो कि हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन से उन्होंने लिखे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी बेस पे ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स हैं। ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट की जो कंसाइज स्टेटमेंट है ये इसकी कोई डेरिवेशंस नहीं है, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, ये बार बार जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है बार बार लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तो वो क्या है सही साबित हुए। तो जब कोई थ्योरी इस तरीके से बार बार एक्सपेरिमेंट से ठीक आ रही होती है तो हम इसको लॉज के तौर पर मानते हैं। अब इसमें डिफरेंट कंडीशन है कि ये लॉज जो है ना कब ज़ाहिर बात है जितनी भी हमारे पास लो स्पीड ऑब्जेक्ट है तो उसमें न्यूटनियन जो मैकेनिक्स है उसमें ये लॉज हर पॉइंट पे हमें अप्लाई होते नज़र आते हैं। तो हम देखेंगे कुछ फिनोमेनास को, इन 2-3 को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और बाकी जो है साथ साथ हम देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ कहते हैं कि बॉडी रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स, की बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी और जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है वो क्या है उस वक्त तक मूव करेगी जब तक कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो ठीक है, हम मानते हैं कि वो यहाँ पे रेस्ट पे है जब तक कोई इस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। सॉरी ये इसमें एक मिनट अरेज कर लूँ ताकि कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कि कोई फोर्स इस पर एक्सटर्नल एक्ट ना करे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मीन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, ठीक है, और इसके बाद
हम उसको लीव कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, सम डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स एक्टिव है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, जो कि अनबैलेंस फोर्स है। और फ्रिक्शन की वजह से, अब अगर हम फ्रिक्शन को कहते हैं टू सलिकर द सरफेस द फादर ए बॉडी स्लाइड आफ्टर बीइंग गिवन इनिशियल वेलोसिटीज, कि जितनी आपके पास फ्रिक्शनल सरफेस नहीं, फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो बॉडी इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर आप बात करते हैं आइस पे, एक ऑब्जेक्ट को आप रोल करवाएं और आइस पे, और इस तरीके से आप किसी फ्रिक्शन वाली सर्फेस पे जाएँ तो वो फ्रिक्शन वाली सर्फेस पे कम डिस्टेंस तैयार करेगी, और इस तरीके से साइज पे वो ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह ये कहता है कि इफ़ वी कुड एलिमिनेट एयर फ्रिक्शन द बॉडी विल नेवर स्टॉप। ये बेसिक और प्रिलिमिनरी कंसेप्ट है जो कि हर किसी को पता है। तो इन द शॉर्ट कहते हैं एक्सपेरिमेंट सेज व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी जीरो इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास ज़ीरो है तो बॉडी उसी पोजीशन, उसी सिचुएशन में रहेगी, ठीक है, जिसमें वो यानी उस स्टेट में रहेगी। और ये जो उस स्टेट में जो रहेगी तो इसमें क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कीप मूविंग वंस इट इज सेट इन मोशन, के ये जो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि जिसकी टेंडेंसी है कि वो बॉडी इसी स्टेट में रहे, वो है इनर्शिया। देखें, अगर आप यूं कंसिडर कर लें, आपके हाथ अगर फॉर एग्जांपल गीले हैं और आपके पास टॉवल ना हो तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ को इस तरह से कि यानी कि हाथ को इस तरह हिलाते हैं ताकि आपके हाथों से पानी मूव ऑफ हो जाए। तो ये क्या है, ये आपने हाथ को हिलाया फिर हाथ को रोक दिया, लेकिन जो आपके हाथ के साथ जो वाटर ड्रॉपलेट थे वो क्या होता है, वो एज ए रिजल्ट मूव ऑफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, इनर्शिया इनका मैथ था, वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहते थे। जिस वेलोसिटी से आपने हाथ को शेक किया फिर आपने हाथ को तो रोक दिया, लेकिन वाटर जो ड्रॉपलेट थे वो उसी स्पीड के साथ मूव करना चाहते थे, जिससे क्या हो गया, वो सेपरेट हो गए। इस तरीके से अगर आप कोई गाड़ी में हैं और गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो आपको फॉरवर्ड की जानिब एक पुश लगता है, ठीक है, तो ये क्या है, ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि आप एक इस तरीके से अगर एकदम स्पीड अप होती है तो आपको बैकवर्ड एक पुश लगता है, ठीक है, या अगर गाड़ी टर्न कर रही है तो आपको आउटवर्ड एक पुश लगता है। तो ये सारी क्या है, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपकी जो इनर्शिया है वो क्या करते हैं, टेंड टू मूव विद दैट स्पीड। तो इस वजह से हम जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे न्यूटन लॉ हमें हर पॉइंट पे, मैं सारे को मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इससे फिर लेक्चर हमारा तो लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसकी बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन एक बुक्स है यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाई सीयर्स एंड ज़ीमान्स का या यंग्स फ्रीडमैन, वहाँ से आप जो है इसकी थ्योरीज़ और इसकी जो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे डिटेल लिखी है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद एक ओवरव्यू। इसके बाद एक चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें आप रीडिंग लेते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है 1 1 और 1 2, अगर ये रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव है तो हम इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। अगर ये रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर ये एक्सेलरेट हो रही है मीन इस टाइम के साथ या वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब जो न्यूटन्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होती है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास जो भी होंगी जो रिजल्ट आएंगे वो रंग होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी इक्वेशन हैं न्यूटन्स लॉ के वो सब क्या हैं, इनर्शियल फ्रेम में वो होंगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वो नहीं है, ठीक है। कहते हैं न्यूटन लॉ इज नॉट ओबेड अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होंगे तो हमारे पास उस फ्रेम में न्यूटन लॉ ओबे नहीं होंगे जी। इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल, कहते हैं यू यूज़ इनर्शिया। ये इनर्शिया की एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोट करने की कोशिश की है कि अगर आपके पास इस तरह बॉटल है और आप चाहते हैं कि इस बॉटल में से कुछ वो कहते हैं कि केचप वगैरह जो भी है, तो आप क्या करते हैं, इसको शेक करते हैं ताकि जो चीज़ भी है उसके अंदर तो उससे बाहर आ जाए, ठीक है। तो आप इसको जर्क देते हैं, जर्क करने के बाद आप इसको रोक लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो इसके
यानी जो ओपनिंग सरफेस होती है जो उसका जिससे लेड होता है, तो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ से इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टीज इसकी इनर्शिया की वजह से है। यहाँ पे उसने टेबल क्लॉज यंग्ड आउट फ्राम अंडर द चाइना विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, ये भी एक छोटी इसकी एग्जांपल है कि अगर टेबल पे आपके पास बर्तन पड़े हैं और आप किसी कपड़ा जो इसके कपड़े पे हैं, तो आप इसको ऐसा अगर स्लोली पुल करें तो ये बर्तन नहीं टूटेंगे, ठीक है। और आप इसको बाहर से यानी बर्तन के नीचे से कपड़े को निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इनर्शिया की वजह से है कि अगर आप जर्क देंगे तो ये फॉल ऑफ टेबल से इसके ऊपर जो बर्तन पड़े होंगे वही नीचे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, मतलब इस इनर्शिया की वजह से इसकी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब। तो यहाँ पे कहते हैं व्हेन ए बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब भी हमारे पास नेट फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो होगी तो बॉडी क्या होगी, उसी स्टेट में मूव करती जाएगी, यानी उस पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी क्या, देन द बॉडी एक्सेलरेशन, इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन द बॉडी एक्सेलरेट, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जहरी बात है, जब भी एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज होगी और एक्सेलरेट करेगी। अब अगर बॉडीज़ पे फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है तो बॉडीज़ की जो मोशन है और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर वो फोर्स कम हो रही है टाइम के साथ तो क्या होगी, डिसेलरेट होगी, तो इसकी मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर देखिए कि सम ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, कि जो फोर्स आप अप्लाई करें वो मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा बहुत रीराइट करें, यानी इस तरीके से लिखें कि एक्सेलरेशन इक्वल टू सम ऑफ एफ ओवर एम, की जितनी फोर्सेस उस पर लग रही है सब फोर्सेस का सम किसी बॉडी पे होगा, कौन से, जिसका मास एम है। यू हैव एक्चुअली बीन यूज इट ऑल योर लाइफ टू मेजर योर बॉडी एक्सेलरेशन। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिया कि जो भी चीज़ मीन्स कि आपकी जो नर्व सेल्स हैं जो भी, वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर फोर्स को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास। तो इससे जो आपको चेंज महसूस होता है वो क्या है, सम टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत इस थ्योरीज को आप देख लें कि जो मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन की है। इसके बाद वो कहता है कि ये जो हमारे पास फोर्स है ये तो वेक्टर है, तो एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसकी फीचर हमें टू कंडीशन आर इम्पोज्ड हियर, द फर्स्ट कि फोर्स इज एक्सटर्नल, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें ये इंटरनल फोर्स नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद पे तो फोर्स नहीं लगा सकती, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और द सेकंड इज अपॉन मैस विच डज नॉट वेरी, कि इसमें जो एम है वो ये वेरीज नहीं करेगा, इसके मैस जो वेरिंग है इसको हम बाद में देखेंगे, जो रॉकेट वाले सिस्टम है, अदर जो सिस्टम है कि जिसमें मैस वेरी होगा वहाँ पे भी न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन इस केस में हमारे पास मैस जो है ये कांस्टेंट है। इसके बाद जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी ए एग्जर्ट करती है फोर्स ऑन बॉडी बी, तो बॉडी बी भी एक फोर्स एग्जर्ट करती है ऑन बॉडी ए। और ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है ये कब किस कौन सी फोर्स के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फोर्स के लिए है। तो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि प्रोपोर्शन होती है एफ इज आर, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो उनके लिए ये हमारे पास है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि सेंट्रल फोर्स है हमेशा टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, या कूलम फोर्स है जो कि टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इनके लिए जो बॉडीज की टुवर्ड्स या अवे यानी रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करती है उन पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मज़ीद भी हम इसको एलाबोरेट करेंगे, लेकिन ये इसकी स्टेटमेंट हम इसको सिर्फ रिविज़िट कर रहे हैं, तो साथ साथ हम इसको देखेंगे। यहाँ पे न्यूटन की थर्ड लॉ की एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और फोर्स को आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp1, क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्ट 1 है तो dp1 ओवर dt, इस तरीके से F2 जिसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बहुत क्लासिकल फार्मूलेशन है जो कि आप छोटी क्लास में देख चुके हैं। P1 को आप m इंटू वी लिख सकते हैं और इस तरीके से। तो हमने इसको यहाँ पे बेसिकली थोड़ा बहुत यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की इक्वल रहता है, तो हमने इसको एक्सेलरेशन की इक्वल लिखा है, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास dvt और d2a2 की इक्वल है। तो यहाँ से हमें है कि जो एक्सेलरेशन है वो मैसेज की इन्वर्स रेशो के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम थर्ड लॉज को हम इस तरीके से इन टर्म ऑफ मैसेज और एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे वो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब हम न्यूटन्स लॉ को देखेंगे, अप्लाई करेंगे और मुख्तलिफ मॉडल बनाएंगे और इस मॉडल में हमें ये सिस्टम की डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो जब हम पी को एम वी लिखते हैं तो मैथ क्योंकि कांस्टेंट हमारे सिस्टम में और इसको थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस केस में अब यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस बन रहे हैं कि ये जो फोर्स है इसकी यहाँ पे बहुत सारी टाइप हो सकती है। ये फोर्स ऐसी फोर्स हो सकती है जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, ऐसी फोर्स हो सकती है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करे, और ऐसी फोर्स भी हो सकती है जो कि टाइम पे डिपेंड करे। तो वो कौन कौन सी है? अगर ये टाइप नेचर डिपेंडेंस चेंज होती है, ज़ाहिर बात है हमारी सारी जो इसकी डायनामिक्स है बॉडीज़ की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मतलब सारी की सारी ज़ाहिर बात है उस सिचुएशन भी तब्दील होगी और आउटपुट्स भी हम डिफरेंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है कि फोर्स वो कौन सा केस है जिसमें फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करी। तो फ्रिक्शनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है जो कि किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटीज़ पे। अब देखें कि जितनी आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ड्रैग फोर्स उतनी बढ़ती है। इस तरीके से अगर आप F इज इक्वल टू क्यू वी बी वाला फार्मूला रिकॉल करें तो वहाँ पे भी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ठीक है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस पे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी, अगर आप देखें F इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर अगर आप देखें इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस की प्रोपोर्शन है। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस तरीके से टाइम की कौन सी? F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वाली ये किसकी टाइम की प्रोपोर्शन है। तो कहते हैं टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल यूज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी और स्टेप। अगर हमें इस तरीके से फोर्स डिपेंडेंस गिवन हो तो हम क्या करेंगे? कौन कौन से स्टेप? सबसे पहले मेक ए स्केच ऑफ प्रॉब्लम इंडिकेटिंग डिफरेंट फोर्स डायरेक्शन की। हमने जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इस पे जो गिवन फोर्स है, जो अप्लाई फोर्स है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है। मीन अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करी है तो ज़ाहिर बात है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो हम ये बॉडी डायग्राम से ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, यानी इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही हैं हम इसको इसकी डायरेक्शंस यहाँ पे एक स्केच बनाएंगे और फिर इनको इक्वेशन बनाएंगे कि जो फोर्स फॉर एग्जांपल राइट को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट को क्या होंगी? नेगेटिव फोर्सेज होंगी। तो इस तरीके से हम इनको सम करेंगे। अब इन नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की है, यहाँ से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी हेल्प आउट होगी। तो मीन्स ये जो फोर्स की डिपेंडेंस है ये हमें डायनामिक्स ऑफ सिस्टम्स की डिफरेंट केसेस देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, राइट डाउन दी गिवन क्वांटिटीज़, कि हमने फोर्स की डायरेक्शन को मेंशन किया। इसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ है हमने इसको लिखना है, राइट डाउन देयर इक्वेशन। यहाँ पे कहते हैं कि बॉडी ऑफ मास m इज कमिंग डाउन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट। कि बॉडीज़ है वो डाउनवर्ड आ रही है तो ज़ाहिर बात है जब डाउनवर्ड आ रही है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा m इंटू ए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आ रही है तो हमने इसको लिखा m इंटू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। और नीचे इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी वो हमने लिखी है ग्रेविटी फोर्स। ये जी, तो नीचे इस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती थी, ये अगर मैं दोबारा इसमें चेंज कर लूँ ताकि हमें तो नीचे इस पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़ाहिर बात है ग्रेविटी की अपोजिट, अगर वो डाउनवर्ड आ रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड होगी। ठीक है, तो mg माइनस के वी। यहाँ पे कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू के वी। मैंने इस वाली केस को लिया है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो नहीं है, माइनस के वी है या के वी स्क्वायर है, तो तीनों केस में आपके पास डिफरेंट सिचुएशन अराइज होंगी। तो कहते हैं आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म एंड रिप्लेसिंग एम जी ओवर के बाई वी के। यहाँ पे ज़ाहिर बात है ये जो के है ये आप सारी इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे, इधर भी के करेंगे, ठीक है, और इधर भी के। तो आप जो है ना इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ दिस इक्वेशन और इंटीग्रेट करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ के पास वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। रेस्ट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो और डाउनवर्ड आती है तो वो एक वेलोसिटी अटेन करती है वी नॉट।
और हमने डी वाई और इसके में जो इंटीग्रेशन थी उसको सेपरेट किया, वी वाई माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस किया हम, यानी टी वाले को सेपरेट किया और जो वेलोसिटी वाली है उनको टर्म को सेपरेट किया। और आफ्टर इंटीग्रेशन, अब जो कि इसका इंटीग्रेट ऊपर मौजूद है तो इसका लॉग बनेगा, जिस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो इंटीग्रल में तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक लॉग होता है। तो और इस तरीके से ये क्या होगा, टी इसका डेरिवेटिव, तो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे और अपनी इसकी वी वाई की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन एक हमारे पास बन जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू वी टी इंटू वन माइनस एक्सपोनेंशियल दिस, जो कि बहुत मशहूर इक्वेशन है कि जैसे आप टाइम टी इन्फिनिट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो एट द एंड वो क्या बन जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू वी टी, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इस तरीके से वेरी करेगा अगर आप इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमने जो भी प्रॉब्लम हो तो हम इस तरीके से एक फ़िज़िकल मॉडल बनाएंगे कि हमारे पास एम जी, जिस तरह हमने कहा डाउनवर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड है, तो हमने जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको पॉजिटिव लिए है और जो है ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है उसको नेगेटिव लिए है। और फिर जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोर्स में आपने पढ़ा होगा कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो। यहाँ पे अगर वी स्क्वायर होता तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत सारी केसेस हम देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सेलरेशन से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी गिवन हो तो ये देखें हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं कि हाँ। तो ये ज़रा अगर आप प्रीवियस जो इक्वेशन हमें मिली थी वेलोसिटी वाली, इस इक्वेशन को अगर आप फिर एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर लें वो इसको डी वाई डी एक्स टी वाई और टी टी लिखें और इंटीग्रेट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन जो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने शो की है, ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस के लिए प्लॉट किया है। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए हमने देखा कि ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। ये देखें एक्सेलरेशन यहाँ पे टाइम के साथ डीके हो रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डीके कर के साथ यहाँ पे इसमें शो करवाया। ये टाइम के साथ ये डीके हो रहा है। जो दूसरा वेलोसिटी वाला कर्व है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरीके से ये क्या है, यानी एक थर्ड जिसमें वाई डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये तो ये सारी चीज़ें ना आप इस तीनों का कर्व ड्रा कर सकते हैं कि ये इस ग्राफ से भी आपको इसकी डायनामिक्स पता चल सकती है। इसके बाद एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने इंक्लूड किया है जो कि है ए पार्टिकल मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एंड इट्स रिटार्डेशन इज के वी where v is the velocity at any point, find the velocity when t tend to infinity। तो हमारे पास कहते हैं कि पार्टिकल मूव करता है विद इनिशियल वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन की है। ज़ाहिर बात है अगर फ्रैक्शनल फोर्स भी है तो रिटार्डेशन क्या है, के वी। तो के वी को हम लिखेंगे m इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और इनमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक साइड वाली वेरिएबल को एक तरफ और दूसरे वाले को दूसरी तरफ, तो सेपरेट किया। और यहाँ पे सम इनिशियल कंडीशन वी नॉट से, क्योंकि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड मीन इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो ज़ीरो होगी। और इस तरीके से 0 टू एक्स पी, ज़ाहिर बात है पहले डिस्टेंस 0 से स्टार्ट करता है, फिर इस तरीके से सम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो उसने स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पे 0 टू सम डिस्टेंस एक्स पी, और हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन के बाद कहाँ से इसने स्टार्ट किया, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कि इनिशियल वी नॉट से वी तक डिस्टेंस तक गया और टाइम टी के लिए मूव किया तो हमें ये वेलोसिटी एट एनी टाइम मिल जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, डिके कर रही थी, क्योंकि वो रिटार्ड हो रहा था, इसकी एक्सेलरेशन कम, वेलोसिटी कम हो रही थी, तो इस वजह से ये रिटार्डेशन आ रही थी इसमें। ये पार्टिकल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एंड रिटार्ड विद के फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट करे, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है। अब अगर यहाँ पे टी टेंड टू आप इन्फिनिटी कर दें तो इन्फिनिटी की वजह से क्या हो जाएगी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं, तो ये वी ज़ीरो हो जाएगी। तो जब रिटार्डेशन है तो टाइम इन्फिनिटी के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये कुछ है एक दो एग्जांपल थी जिसमें हम न्यूटन्स लॉ को यूज़ करेंगे, और मज़ीद भी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक काफ़ी है।